नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मुगल राजपूत सहयोग के भारत की राजनीति में क्या परिणाम हुए, क्या मुगलों के लिए सकारात्मक थे या नकारात्मक, क्या राजपूतों के लिए कितने सकारात्मक इसके परिणाम सिद्ध हुए। इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मुगल राजपूत सहयोग के क्या परिणाम निकले। 1562 ईस्वी में आमेर के कछुआ राजा भारमल द्वारा अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार करने तथा उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति से जिस मुगल राजपूत सहयोग की शुरुआत हुई उसके विविध परिणाम निकले। सबसे पहले हम बात करें तो यह है कि राजस्थान के राजपूत राजघरानों ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे राजपूताना के सभी राजघरानों ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया और मेवाड़ जैसे कतिपय राजघरानों के अलावा शेष सभी राजघरानों ने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इन संबंधों को स्थापित करने के पीछे जो कुछ भी उद्देश्य रहे हों, इसके परिणाम स्वरूप राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ बन गए। अकबर की इस नीति की सराहना करते हुए कुछ इतिहासकारों ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि राजपूतों को समानता का स्तर प्रदान कर तथा उन्हें पैतृक राज्यों का स्वामी बनाकर जो समृद्धि के नए युग की जो इतिहासकारों ने इसकी सराहना की है, पैतृक राज्यों का स्वामी मानकर उदार नीति की शुरुआत की। परंतु यदि बारीकी से देखा जाए तो पता चलेगा कि अकबर ने अपनी सर्वोच्चता के प्रश्न पर किसी भी अन्य व्यक्ति की साझेदारी अथवा समानता के दावे को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने केवल अपने अधीनस्थ अमीरों और राजपूतों के मध्य समानता और संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया और अपने अधीन राज्यों के शासकों के उत्तराधिकार का अंतिम निर्णय भी अपने हाथ में रख छोड़ा था। अतः स्पष्ट है कि इस सहयोग का पहला परिणाम था राजपूत राजाओं की सदियों पुरानी स्वतंत्रता का अंत हो गया और अब वे मुगल साम्राज्य के करद शासक तथा उसके वैतनिक सेवक मात्र बनकर रह गए। उनकी स्वतंत्रता, वैदेशिक नीति तथा राज्य विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर सदैव के लिए प्रतिबंध लग गया। यह समान स्तर का सहयोग नहीं था अपितु अधीनस्थ सहयोग था, जिसमें मुगलों की सर्वोच्चता तथा राजपूतों की निम्न स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगत थी। मुगल राजपूत सहयोग का एक महत्वपूर्ण परिणाम दोनों पक्षों के जीवन एवं संस्कृति पर एक दूसरे का पड़ने वाला प्रभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के निवासियों को निरंतर चलने वाले जानलेवा युद्धों से मुक्ति मिल गई। समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। अब राजपूत राजाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं उनके सामंतों को मुगल साम्राज्य की सेवा में अपनी वीरता तथा योग्यता के प्रदर्शन से उच्च पद एवं जागीरें प्राप्त करने के अनेक साधन एवं अवसर प्राप्त होने लगे। उन्हें दूर देशों की यात्रा करने, वहां के जनजीवन का अध्ययन करने तथा युद्ध संबंधी नए कौशल सीखने के अवसर मिले। अकबर ने जब अपने प्रांतीय शासन का पुनर्गठन किया तो उसने राजपूताना के विविध राज्यों को अजमेर सूबे के अंतर्गत रखा। इससे राजपूताना की प्रांतीय एकता का बीजारोपण हुआ और जिसके फलस्वरूप राजपूताना में एक नूतन प्रांतीय समानता विकसित हुई और विभिन्न राजपूत राज्यों की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में एक अनोखी आंतरिक एकता उत्पन्न हो गई। इसका प्रभाव राजपूत राज्यों के शासन संगठन पर भी पड़ा। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के आधार पर उसे सुसंगठित किया जाने लगा। मुगलों की मनसबदारी प्रथा की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर राजपूत राजाओं ने अपने सामंतों को भी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रखकर उनकी मान मर्यादा निश्चित कर दी। इस नई व्यवस्था ने कुलीय समानता एवं संबंध पर आधारित राजा और सामंतों के पारिवारिक संबंधों का अंत कर स्वामी सेवक का नया संबंध स्थापित किया, जिसके आगे चलकर बुरे परिणाम निकले। एक बार शांति स्थापित हो जाने के बाद राजपूत राज्य आर्थिक दृष्टि से दिन प्रतिदिन समृद्ध होने लगे। उनके राजस्व साधनों में वृद्धि होने लगी। सांबर झील से नमक बनाने का उद्योग उन्नति करने लगा तथा यहाँ के
यहाँ का बना नमक आगरा, अवध, इलाहाबाद के सूबों तक बिकने लगा। नमक उद्योग पर लगे कर से मुगल साम्राज्य को प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आय होने लगी। शांति की स्थापना से व्यापारिक मार्ग भी सुरक्षित हो गए, जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। मुगलों के शासनकाल में उत्तरी सूबों और दक्षिणी सूबों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग अजमेर, नागौर, मेड़ता, चित्तौड़ आदि नगरों से गुजरते थे, जिससे राजस्थान में विदेशी व्यापार भी समृद्ध हुआ। विदेशों से आने वाले व्यापारिक कारवां की सुरक्षा का दायित्व संबंधित राजपूत राज्यों का होता था। उन्हें इसके बदले में उनसे वसूलने का अधिकार था। मुगल शासकों और राजपूत राजाओं दोनों ने व्यापारियों की सुविधाओं के लिए जगह जगह सरायों का निर्माण करवाया। इन सुविधाओं के कारण दिल्ली, सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत के व्यापारी राजस्थान होते हुए गुजरात तथा मालवा तक पहुंचते थे। मुगल राजपूत सहयोग राजस्थान के सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन लाया। यहाँ के निवासियों के खानपान और वेशभूषा में परिवर्तन आ गया। हिंदू सामंतों ने मुस्लिम अमीरों की वेशभूषा ग्रहण कर ली, जैसे दगली, जामा आदि। राजपूतों की पगड़ियों में भी परिवर्तन आया। अकबर के समय में मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन हुआ और उसके बाद अमरशाही पगड़ी का। इन पगड़ियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उस पर तुर्रा, सरपेच, लटकन आदि लगाए जाने लगे। हिंदुओं में सलवार, पायजामा, इजारबंद आदि भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। स्त्रियों में घेरदार घाघरे का प्रचलन बढ़ा। हुक्का पीने, जर्दा, सुरती खाने और चबाने का शौक भी मुगलों के सहयोग का परिणाम था। राजपूत राजाओं तथा सरदारों ने शिकार में अपने साथ औरतों को ले जाने की आदत भी मुगलों से सीखी। इस प्रकार राजस्थान में शतरंज खेल की लोकप्रियता के पीछे मुगलों का प्रभाव था। भोजन के मामले में भी राजपूत राजाओं के रसोड़े में अब मुसलमानों की तरह बाकरवानी, चपातियाँ बनने लगी। तेज मिर्च मसालों का प्रयोग होने लगा। हम बात करें राजस्थानी कला और साहित्य पर भी मुगल प्रभाव से ये क्षेत्र अछूते नहीं रहे। मेवाड़, आमेर, जोधपुर, बीकानेर आदि में निर्मित राजमहलों की स्थापत्य कला में सम्मिश्रित राजपूत मुगल शैली की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकला के क्षेत्र में यह प्रभाव और अधिक रूप में देखने को मिलता है। मुगल दरबार के निरंतर सहचर्य के फलस्वरूप राजपूत शासकों, उनके सामंतों, उच्च पदाधिकारियों की वेशभूषा में होने वाले परिवर्तनों और मुगल स्थापत्य कला की नवीन शैली का प्रतिबिंब राजस्थानी शैली के चित्रों में भी दिखाई देने लगा। बढ़ते हुए ऐश्वर्य विलास की झलक भी इसी काल के चित्रों में स्पष्टतया दिखाई पड़ती है। इस काल के चित्रकारों में बिहारी सतसई के दोहों को चित्रित करते हुए अपने युग की श्रृंगारपूर्ण विलासिता को अंकित करने का शानदार प्रयास किया। संगीत के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। जहां मुगल दरबार में शास्त्रीय संगीत को प्रश्रय प्राप्त हुआ, वहीं राजपूती दरबार में गजल ठुमरी ने अपना स्थान बना लिया। राज दरबारों की नर्तकियों ने भी मुगलिया वेशभूषा पहनकर नाचना शुरू कर दिया। शांति और समृद्धि का यह समय राजस्थानी साहित्य के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। बीकानेर के पृथ्वीराज ने इसी काल में वैली कृष्ण रुक्मणीरी जैसे सर्वोत्कृष्ट काव्य की रचना की। अमर कवि दुर्सा आढ़ा ने ओजपूर्ण वाणी तथा भावपूर्ण मर्म भेदी कृतियाँ इस काल में पहली बार सुनाई पड़ी। राणा प्रताप के शौर्य और स्वतंत्रता प्रेम को लेकर अनेक कवियों ने अपने छंदों की रचना की, जो आज भी दोहराए जाते हैं। भक्ति प्रधान साहित्य का निर्माण भी इसी काल में हुआ। राजस्थान में संत कवियों की परंपरा इसी काल से प्रारंभ हुई। हिंदी साहित्य के निर्गुणोपासक संत कवि सूरदास ने जहां एक और संत कवि परंपरा की सुदृढ़ तथा संपन्न बनाया, वहीं दूसरी तरफ महाकवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कर हिंदी साहित्य को एक अमूल्य निधि दी। संस्कृत काव्य धारा भी समयानुकूल बहती रही। महाराणा जगत सिंह के आश्रित कवि विश्वनाथ ने जगत प्रकाश नामक संस्कृत काव्य की रचना की। संक्षेप में मुगल राजपूत सहयोग के काल में राजपूताना भी अपेक्षाकृत शांति बनी रही, जिससे आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास हुआ। इस सांस्कृतिक विकास में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का निखरा हुआ रूप उजागर हुआ। इससे मुगल राजपूत सहयोग का राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।